यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको ये पता ही है कि जब जब दुनिया में, देश में, विदेश में डॉक्टरों की स्ट्राइक होती आई है, तब तब ये देखा गया कंसिस्टेंटली, तब तब मृत्यु दर उस जगह की घटती गई है। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो या तो मोर्टेलिटी वहीं की वहीं रहती है या फिर लोग अधिक वो कम मरने लगते हैं। तो ये दिस इज द ट्रुथ। ये एक बहुत ही रेपुटेड जर्नल है और 2002 की ये रिपोर्ट है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है और अगर वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, कहीं भी नहीं जाता, कोई दवाई भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता है, तो 5% चांस है कि वो मर जाएगा 1 साल के अंदर। और अगर वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करता है, एंजियोप्लास्टी करता है, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि मरने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ये है। अगर इस फिनोमिना की बात करें तो इसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी या फिर हार्ट अटैक के टाइम किसी भी तरह की दवाई अगर दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कोलेटरल सर्कुलेशन जो अपना काम स्टार्ट कर चुके उसको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं, राइट? उसको आप रोक रहे हैं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रोकने के बाद भी कोरोनरी कोलेटरल सर्कुलेशन 50 ml की जगह 25 ml फिर भी भेज ही देगा, उससे भी इंसान बच जाएगा। यानी कि पूरी तरह फिर भी बंद नहीं होगा, तब भी वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो 5% मरते हैं वो दे आर अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, और मुझे भी ये लगता है वो लोग हैं जो रोज बीपी की गोली लग के या वीजोडायलेटर्स रोज लेते हैं, तो ब्लड में वो पड़ा हुआ है, उस इंसान को हार्ट अटैक आया, कोलेटरल आर्टरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड में क्या मिला उसको? वो दवाई मिली, और वो दवाई कोलेटरल आर्टरी के बीच में इंटरफेयर कर रही है, और इंटरफेयर करने से वही वाले 5% हैं जो डॉक्टर के पास इस बार गए नहीं, लेकिन अदरवाइज वो दवाई ले रहे थे। अगर हमारे सामने हार्ट अटैक कोई हो जाए तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? ताकि हम कोलेटरल आर्टरीज को सपोर्ट कर दें, और कि ताकि वो जल्दी खुल जाए, अपना काम जल्दी कर दे, ताकि उस पेशेंट का डिस्कंफर्ट को हम और कम कर दें, रिकवरी टाइम को और फास्ट कर दें। कि अधिकतर लोग जिनकी डेथ होती है हार्ट अटैक से, और वो 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये देखा गया है, अगर हार्ट अटैक आ गया तो मौत के चांसेस 2.5 गुना ज्यादा होते हैं। इसको ये कंक्लूड किया गया कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, खासतौर के हार्ट हेल्थ के लिए, ये अपने आप में ये पूरी तरह से एक टूल है जो कि कर सकते हैं। अब अगर बात करूं बाकी बीमारियों की, बाकी सारी बीमारियों की, तो एक परिस्थिति यह है कि अगर सारे डॉक्टर ही अगर हॉस्पिटल से गायब हो जाएं, स्ट्राइक पे चले जाएं, तो तब क्या मृत्यु दर बढ़ जाती है या घट जाती है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको यह पता ही है कि जब जब दुनिया में, देश में, विदेश में डॉक्टरों की स्ट्राइक होती आई है, तब तब ये देखा गया कंसिस्टेंटली, तब तब मृत्यु दर उस जगह की घटती गई है, मोर्टेलिटी रेट घटती गई है। ये एविडेंस है, इस पे तो मैंने पूरी एक किताब भी लिखी है, सारे एविडेंस इकट्ठे करके। तो अलग अलग देशों में, भारत में भी रह के आपने देखा होगा डॉक्टरों की स्ट्राइक होती ही रहती है। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो याद रखिए, कभी भी पूरे दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी होम्योपैथिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती है, आयुर्वेदिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती, नेचुरोपैथिक एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं होती, सिर्फ यही डॉक्टर एलोपैथी वाले स्ट्राइक करते हैं, और जब भी स्ट्राइक करते हैं उनकी पोल दोबारा खुल जाती है। तो ये 19% रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द 100 days डॉक्टर स्ट्राइक इन केनिया। यहां जब डॉक्टर वर्ड लिखा तो उसको एलोपैथिक डॉक्टर मानिए, ये एलोपैथिक डॉक्टर की स्ट्राइक थी, यहां तो वर्ड बचाने के लिए छोटा सा लिखा मैंने। तो 100 दिन के लिए पूरे देश से सारे डॉक्टर्स गायब हो गए। सोच लीजिए जरा, उन 100 दिन के बाद जब ट्रायल हुआ, तो जब उनके ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई, तो नतीजा ये निकला कि 19% मोर्टेलिटी घट गई। लोग जो अदरवाइज मर जाते, अगर वो नहीं होता स्ट्राइक, तो वो लोग जिंदा हैं। तो इसी तरह के फिर ऐसे जब कई सारे रिपोर्ट आने लगे, ये 2020 का है, तो एक बार ये कि पूरे दुनिया के जितने सारे इस तरह के रिसर्च पेपर है, सारे को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, मेटा एनालिसिस बोलते हैं इसमें, नो चेंज और रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द डॉक्टर स्ट्राइक। जब भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है तो या तो मोर्टेलिटी वहीं की वहीं रहती है, या फिर लोग अधिक वो कम मरने लगते हैं। तो ये दिस इज द ट्रुथ। तो मैं ये 2022 का, अभी से 2 साल पहले का ही, 2 साल भी नहीं, 2022 दिसंबर। तो मेटल एनालिसिस का मतलब आपको तो पता ही है कि सारे ट्रायल्स को इकट्ठा करके उनका एक एवरेज निकाल के फाइनल रिपोर्ट निकाल देना। तो फाइनल तो ये है कि जब भी कभी
लोग अपना इलाज नहीं कराते हैं तब उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इलाज तो यही है कि आपको कोई इलाज नहीं कराना, राइट, है ना, तो कम से कम आप जिंदा रहेंगे, है ना। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा होता क्यों है, इसके साइंस को थोड़ा समझना जरूरी है। एज ए CIM स्टूडेंट, CCAP स्टूडेंट, हेल्थ स्टूडेंट, मेडिकल न्यूट्रिशन स्टूडेंट, अलग अलग हमारे ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, कि इसके अंदर की गहराई जो हमने अपने ट्रेनिंग में कवर नहीं किया उसको मैं कवर करना चाहता हूं। व्हाई इट एग्जैक्टली हैपेंस, ऐसा क्यों है। इसको अगर हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर करें, समझें, तो वो कुछ ऐसा है। आप इसको देखेंगे, ये एक बहुत ही रेपुटेड जर्नल है और 2002 की ये रिपोर्ट है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है और अगर वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, कहीं भी नहीं जाता, कोई दवाई भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता है, तो 5% चांस है कि वो मर जाएगा 1 साल के अंदर। और अगर वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करता है, एंजियोप्लास्टी करता है, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि मरने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ये है विद इन 1 ईयर चांसेस ऑफ हिज डाइंग इज 10%। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 लोग हैं जो हार्ट अटैक से मरे नहीं, लेकिन 10 के 10 ने एंजियोप्लास्टी करा लिया, तो आप ये लिख के रख दीजिए कि इस 1 साल के अंदर इन 10 में से एक आदमी कम होने वाला है, 9 होने वाला है, राइट। तो या 100 में से 10 लोग मरने वाले हैं और यहां पे 100 में से 5 लोग मरने वाले हैं। नो ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप। और अगर इनमें से जो बच गए, दोबारा कहीं इनका हार्ट अटैक आ गया, सेकेंड हार्ट अटैक, तो जिन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई थी उनमें डेथ के चांसेस लगभग 53% है, मतलब आधे से भी अधिक। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके मरने के चांसेस 1/10। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं कराना भी अपने आप में बड़ा इलाज है ना। इन डॉक्टरों के जाल से बचना कि मैं कुछ नहीं कराऊंगा, बस यही कराना है, तो भी आप बच ही जाओगे। और कहीं अगर उनके बहकावे में या फैमिली प्रेशर में आके आपने कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सवाल यह कि ऐसा होता क्यों है। जब आप कुछ भी नहीं कराते हैं तो बॉडी, जो लोग 95% तो जिंदा है ना, 5% मरे, तो 95% जिंदा है तो बॉडी ने क्या किया, और 5% मरे तो क्यों मरे। कुछ भी नहीं कराने से ऐसा नहीं कि सबके सब जिंदा है, तब भी 5% तो लोग मरे ना 1 साल के अंदर हार्ट अटैक वाले, तो मरे तो क्यों मरे और जिए तो क्यों जिए। तो इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए जेब में ही है ये, इसका हाथ रेस करना है, ठीक है ना। ऐसे आप बोलेंगे। एक उस दीवार मूवी में एक बिल्ला जो कुली पहनता है ना, मैंने ही पहन लिया। बिल्ले के नंबर क्या था, सभी ने बोल दिया। अब प्राइस किसी को भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो ये बिल्ला मैंने भी पहन लिया, ठीक है ना। तो अब वो बिल्ला के जिनको स्टोरी नहीं पता है, तो जिस तरह से ये बिल्ला है जो प्रोटेक्ट करता है उस मूवी के किरदार को, देखते हैं जरा यहाँ पे, और उससे आपको सटीक तरीके से समझ आ जाएगा कि ये जो लोग बच गए वो क्यों बच गए और जो मर गए तो वो क्यों मर गए। ये तुम्हारे कोर्ट की डेट सुना कैसे? सावन के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई क्या? ये लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैच था, बिल्ला नंबर 786। तो ये जो आपने देखा, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था विजय के लिए, जिसकी वजह से उसकी जान कई बार बची। जिन लोगों ने मूवी देखी अलग अलग तरह से, ये बिल्ला नंबर 786 उसकी जान बचाता रहता था। तो वो एक प्रोटेक्टिव की तरह है कि प्रोटेक्शन के लिए है। जब भी कभी हमला होगा तब ये किसी न किसी रूप में जान बचा लेगा। हमला होगा तो जान बचाएगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसा यहां पे बताया गया था, राइट। कभी वो हाथ से गिर जाता है तो गोली ऊपर से निकल जाती है तो बच जाता है, ठीक है ना। कभी उसके पॉकेट में रखा था तो गोली लग जाती, उसके बिल्ले के ऊपर लगती तो बच जाता है, इस तरह से। लेकिन आखिर में क्या विजय जिंदा था कि मर गया था? लास्ट में मर गया था। लेकिन तब यह दिखाया कि तब वो जो बिल्ला है वो भी काम नहीं आया, वो कहीं गिर गया और अल्टीमेटली आखिरी गोली उसको लग गई। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक मैकेनिज्म है जो आपको ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग के थ्रू पता है, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज, राइट। तो लेकिन उसकी आगे की कहानी यह है कि कोलैटरल आर्टरी, मेन आर्टरीज जो है अगर आप देखते हैं, जो लेफ्ट मेन आर्टरी है या राइट मेन आर्टरी है, उन आर्टरी के भी सब कैपिलरीज हैं और उसके वेन्स हैं, वो सब तो हैं।
उसके अलावा अतिरिक्त आप जो जाल टाइप देख रहे हैं, एक जाल जो देखने में थोड़ा बहुत ही महीन लग रहा है, उनमें से कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि इस बिल्ले की तरह है, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज, इमरजेंसी आर्टरी बोल सकते हैं समझने के लिए। वो आर्टरीज नॉर्मली कुछ ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली जिस तरह के आपके गाड़ी में स्टेपनी है, जो कि नॉर्मली आप उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया तभी वो स्टेपनी को आप उपयोग में ला सकते हैं, अगर तो ला सकते हैं उस वक्त, लेकिन उस वक्त स्टेपनी ठीक होना चाहिए, पाना होना चाहिए आपके पास उसको खोलने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे पूरे हार्ट को घेरते हुए ये थोड़े थोड़े जाल जो दिख रहे हैं, दोज आर कोलैटरल आर्टरीज, और वो आर्टरी तभी एक्टिवेट होगी जब हार्ट अटैक आया। ये बिल्ला तभी उसकी हेल्प कर रही है जब गोली आई, तभी उसका कोई उपयोग है, राइट, क्योंकि वो ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली पड़ा हुआ था कि कुदरती या किस्मत से वो बच गया। तो अदरवाइज उस पड़े होने का कोई और कोई बेनिफिट नहीं है, वो तभी बेनिफिट है जब गोली मार रहे हो, गोली भी उधर ही लग रही है। सिमिलरली ये कोलैटरल आर्टरीज का एक घेरा है जो अदरवाइज उस बिल्ले की तरफ पड़ा ही हुआ है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का मतलब सिंपल ये होता है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हार्ट का मॉडल देना जरा, अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े आर्टरीज जो कि आप दूर से भी थोड़े बहुत देख पा रहे हैं। जो मेन आर्टरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगता है, जो आप सबको पता है। जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे ब्लड पास नहीं होगा। दिस कैन बी सेंस्ड बाय द कोलैटरल आर्टरी जो हर जगह बिछे हुए हैं। तो कोलैटरल आर्टरी एकदम से एक्टिव होते हैं उसी वक्त जब ये ब्लॉक होना ज्यादा होने लगता है, और ये उसी रफ्तार से कोलैटरल आर्टरी खुलने लगता है। ये ब्लॉक हो रहा है, वो खुल रहा है, और बाय द टाइम ये मेन आर्टरीज आर ब्लॉक्ड, कोलैटरल आर्टरी ओपन हो गया और वो इंसान दोबारा से रिवाइव हो गया। या फिर मोस्टली ये तो होता है 50% चांसेस है कि आपका हार्ट अटैक आया और आपको पता भी नहीं चला। जितने भी दुनिया में हार्ट अटैक आते हैं 50% हार्ट अटैक आर कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक क्या का मतलब कि जब ये ब्लॉक हो रहा था, साथ ही साथ कोलैटरल आर्टरी अपना काम उसी स्पीड से कर रहा था, तो आपको परेशानी नहीं हुई, आपको हल्का फुल्का महसूस हुआ कि अरे थकावट लग रही है, अरे पसीना आ रहा है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कुछ समय बाद आपको लग रहा है सब ठीक ही हो गया, फिर आप अपने काम में मस्त हो गए। साइलेंट हार्ट अटैक। ईसीजी से वो बाद में डिटेक्ट होता है कुछ समय बाद कि उसके छोटे मोटे जो डेड सेल्स हैं उसके थ्रू क्या आइडिया लगता है कि भाई इस इंसान को पहले के भी हार्ट अटैक आया और बॉडी ने रिवाइव कर लिया, बट उस इंसान को भी नहीं पता चला, क्योंकि उसको पता नहीं चला तो हॉस्पिटल भी तो नहीं जाएगा ना वो, और वो सब बच ही जाते हैं, राइट। जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, साइलेंट हार्ट अटैक में बॉडी में वही मैकेनिज्म काम करता है, उसी तरह से क्षतिग्रस्त होता है जैसे कि पेनफुल हार्ट अटैक में या सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक में। दोनों में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि साइलेंट हार्ट अटैक कम डैमेजिंग है, वो भी उतनी ही डैमेजिंग होती है, वो भी वैसे ही होता है। द ओनली थिंग इज कि उसमें आपको पेन फील नहीं होता, डिस्कंफर्ट फील नहीं होता, या होता भी है तो उस डिस्कंफर्ट को आप यूं ही अरे कुछ खा लिया होगा, या जिनको दर्द सहने की थोड़ी आदत भी है, जो घबराते भी नहीं है, उस चीज को इग्नोर करके किसी काम में लग गए और बॉडी ने अपना काम कर दिया, तो यानी कि आपने नोटिस नहीं किया उस हार्ट अटैक को, दैट इज ए साइलेंट हार्ट अटैक, ठीक है, और आप बच भी गए। अगर आपने नोटिस कर लिया होता अरे ये तो कहीं हार्ट अटैक ना हो, तो क्या होता, फिर इसका मतलब भागते फिर हॉस्पिटल, है ना, फिर तो वो प्रोसीजर शुरू होता है जिसके बारे में हमने बात की और बात करेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 50% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। वो हो सकता है हम में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी हमें साइलेंट हार्ट अटैक पड़े हों कभी, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास भी एक बिल्ला है, उस बिल्ले ने ठीक कर दिया होगा, गोली लगी भी होगी तो बिल्ले की वजह से हम जिंदा हैं आज, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट है वो गॉड का किया हुआ अरेंजमेंट है, राइट, और जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। लेकिन ये कब एक्टिवेट होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा, जब उसकी जरूरत है। आपके चारों टायर सही है, गाड़ी चला रहे हैं तो स्टेपनी अपने आप उठ के जाके वहां फिट नहीं हो जाएगी, वो तब फिट होगी जब आपको स्टेपनी की जरूरत है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ब्लॉकेज आया, जो आप देख रहे हैं ब्लॉकेज यहां पे, तब जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो सब आर्टरीज हैं यहां पे ब्लड फ्लो कम होगा। जब ये ब्लड फ्लो कम होगा तो सिग्नल मिल जाएगा आसपास के रीजन में, यहां के रीजन में कि भाई ब्लड फ्लो कम हो रहा है। तो फिर उस वक्त जो आसपास के छोटे छोटे ब्लड वेसल है, जो कि इतने छोटे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो उसी स्पीड से एक्टिव हो रहे होंगे, मतलब उस वक्त वो पूरी तरह से एक्टिव है। और इस एक्टिव के बीच में अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे कोलैटरल आर्टरी के एक्टिवनेस को, मान लीजिए कि एक स्टेपनी कोई लगा रहा है
और तब उसको धक्का दे देते हैं, उसकी स्टेपनी छीन लेते हैं, तो नहीं लगा पाएगा, जाहिर सी बात है। उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, नट बोल्ट निकालना है, ठीक से निकालना है, तो दैट इज द प्रोसीजर। उस वक्त उस इंसान की डेथ तभी होगी, चांसेस तभी हैं जब, तभी डेथ होगी, हार्ट अटैक में तभी डेथ होगा, इस बात को ध्यान से समझिए, जब वो कोलैटरल आर्टरी अपना काम, अपनी स्टेपनी को फिट करने की कोशिश कर रहा है और आपने किसी तरह से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की। तंग कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं अनजाने में, उस पर मैं साइंटिफिकली आता हूं। उसके लिए आप इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मेन आर्टरी है, ऊपर से ब्लड आ रहा है और यहां पे ब्लड, एक ब्लॉकेज दिख रहा है बैगनी कलर का, दिख पा रहा है ना वहां से। तो उस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई उस वाले ब्लड वेसल में कम हो जाएगी, और यानी कि ये जो ब्लड वेसल, यहां पे ब्लड कम होगी। जब यहां पे ब्लड वेसल कम होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, ये है कोलैटरल आर्टरी। तो जितना वहां से कम हो रहा है मेन बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, कोलैटरल आर्टरी एग्जैक्टली उतना ही ब्लड अपनी तरफ से भेज दे रहा है। समझिए इस बात को। तो टोटल ब्लड यहां पे, जहां पे ब्लड की कमी की वजह से सेल्स मरने वाले थे या मर रहे थे, कुछ देर के अंदर वहां पे टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे इसमें लिखा है, अगर मैं पढ़ूं 100 ml पर मिनट, दैट इज द टोटल सप्लाई ऑफ ब्लड नीडेड टू वन रीजन, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो टोटल 100 ml पर मिनट ब्लड अगर किसी सेल को नहीं पहुंच रहा है तो वो मरना शुरू कर देगी, और जब वो मरना शुरू कर देगी तो उसी रफ्तार से कोलैटरल आर्टरी, जो मान लो उसको 50 पड़ रहा है तो बाकी 50 कौन पूरा करेगा? कोलैटरल आर्टरी। ये कैसे होगा? यही मैकेनिज्म है, दैट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। लेकिन अब मुझे लगता है इस लेक्चर का, हमारे आज की ट्रेनिंग का सबसे मुख्य पार्ट अगले 1 मिनट में। लेकिन जैसा मैंने बताया, जब ये कोलैटरल आर्टरी ये करने की कोशिश कर रही है, कंपनसेट करने के लिए एक नए रास्ते से ब्लड भेज रही है, तब अगर कोलैटरल आर्टरी को आपने तंग किया तो मर सकता है इंसान। अच्छा, तंग कैसे करते हैं? ये रिसर्च पेपर क्या कहती है? ऐसे हजारों रिसर्च पेपर है, ये इसे बोलते हैं कोरोनरी स्टील। कोरोनरी मतलब ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, स्टील मतलब चोरी। वो कोरोनरी स्टील एक मेडिकल फिनोमिना है। कोरोनरी स्टील का मतलब है कि जब भी हार्ट अटैक आने के बाद या उससे पहले अगर बीपी की दवाई देते हैं या डायलेटर, वीजो डायलेटर्स देते हैं या नाइट्रेट देते हैं, ये सारी गोलियां देते हैं हार्ट अटैक में या हार्ट के पेशेंट को, या फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ये सब करना इज इक्विवेलेंट टू कोलैटरल आर्टरीज को डिसरप्ट करना। ये इसके लिए मेडिकल साइंस में एक शब्द है कोरोनरी स्टील। ऐसे नहीं कि मेरे या हमारे इमेजिनेशन में हमने कुछ भी समझाया। कोरोनरी स्टील का यह मतलब होता है कि जब भी, हर बार हार्ट अटैक के वाला पेशेंट जो है, मान लो जैसे मैं किसी दवाई पे नहीं हूं और मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो मेरा कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुड वर्क। लेकिन मैं रोज वेजो डायलेटर ले रहा हूं या बीपी की गोली ले रहा हूं, अब मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो जो ब्लड में बीपी की गोली पड़ी हुई है वो डिस्टर्ब करेगा, वो रोकेगा इस कोलैटरल आर्टरी को ब्लड भेजने में। अभी तो कोलैटरल आर्टरी 50 ml पर मिनट भेज रहा था क्योंकि इतनी कमी हो गई थी, जितनी कमी होगी उतना वो पूरा करेगा। लेकिन तब वो कोलैटरल आर्टरी को रोकेगा, वो पूरी तरह नहीं भेज पाएगा। अल्टीमेटली यहां पे, जहां पे ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन कम था बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, वहां फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। और एक तो पहले से ही कम था जिसकी वजह से पेन हो रहा था, वो और रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। समझ रहे हैं? तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी स्टील। अगर इस फिनोमिना की बात करें तो इसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी या फिर हार्ट अटैक के टाइम किसी भी तरह की दवाई अगर दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप कोलैटरल सर्कुलेशन जो अपना काम स्टार्ट कर चुके उसको आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं, राइट? उसको आप रोक रहे हैं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रोकने के बाद भी कोरोनरी को कोलैटरल सर्कुलेशन 50 ml की जगह 25 ml फिर भी भेज ही देगा, उससे भी इंसान बच जाएगा। यानी कि पूरी तरह फिर भी बंद नहीं होगा, तब भी वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो यह है कि जब कोई एंजियोप्लास्टी करता है उसके बाद भी वो जिंदा रहता है, तो वो जो श्रेय है वो एंजियोप्लास्टी को नहीं, वो कोलैटरल आर्टरी को श्रेय है, वो इस बिल्ला को श्रेय है कि इसकी वजह से वो जिंदा है। इन स्पाइट ऑफ देयर ट्राइंग टू डिसरप्ट इट, फिर भी वो जिंदा है। अगर वो एंजियोप्लास्टी नहीं की जाती तो उसके जिंदा रहने के चांसेस भरपूर होते। अब वही मैंने आपको बात बताई
कि 5% लोग मरते क्यों हैं, 95% जिंदा क्यों रहते हैं जब हार्ट अटैक होता है। जो 5% मरते हैं वो दे आर अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, और मुझे भी ये लगता है वो लोग हैं जो रोज बीपी की गोली लग के या वीजोडायलेटर्स रोज लेते हैं, तो ब्लड में वो पड़ा हुआ है, उस इंसान को हार्ट अटैक आया, कोलेट्रल आर्टरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड में क्या मिला उसको, वो दवाई मिली, और वो दवाई कोलेट्रल आर्टरी के बीच में इंटरफेयर कर रही है, और इंटरफेयर करने से वही वाले 5% हैं जो डॉक्टर के पास इस बार गए नहीं, लेकिन अदरवाइज वो दवाई ले रहे थे। तो मैं यहां पे ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वो ये वाली बात एक हसीना थी कि पहले लुक में बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है, राइट, ये तो मेरी जिंदगी है। उसी तरह से पहली नजर में ये जो दवाइयां हैं ये आपको लगता है कि बड़ी प्रॉमिसिंग है, लाइफ सेविंग है, लेकिन अगर उसके वही खाता खोल लो आप, उसकी थोड़ी गहराई में चले जाओ तो आपको ये दिखने वाला है। और ये नहीं कि ये कोई कंट्रोवर्शियल बात है या इसमें भी कोई दो राय वाली बात है, ये एक टॉपिक है। दिस टॉपिक इज नोन एज कोरोनरी स्टील। आप किसी भी डॉक्टर से पूछो कि ये शब्द जो है इसको मुझे समझाओ, कब चोरी करता है, इसे कहते हैं कोरोनरी स्टील, कि ब्लड वेसल जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लड की, वहां से ब्लड की चोरी, लिटरली चोरी। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सेल्स भूखे हैं वहीं से, जब थोड़ा बहुत भूखे हैं, मरने वाले थे तो पहले ही निकाल लिया और भी उसका खून और चूस लिया। दैट इज लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोनरी स्टील। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे ये कोरोनरी स्टील क्या है और कैसे होता है, अगर वो सच्ची तरह से बोलेगा या एविडेंस देके बोलेगा तो फिर उसको यही बोलना पड़ेगा, ये तभी हो सकता है जब कोई ड्रग लेगा, दवाइयां लेगा, राइट, वेजोडाइलेटर, नाइट्रेट, ये सारी दवाइयां लेगा, या फिर वो एंजियोप्लास्टी कराएगा, राइट। तो अब आपको आइडिया हो गया कि अगर जो लोग जिंदा रहते हैं वो क्यों रहते हैं, और जब मरते हैं तो उनके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ ना करना भी कई बार दवाई है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये बिल्ला है, तो वो भी आपका काम, लेकिन इसको इंटरफेयर करेंगे तो फिर आपके चांसेस ऑफ मरना ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसी के साथ अगर डिस्टर्ब करेंगे, आखिरी वाला सीन था ना अमिताभ का, जब ये बिल्ला गिरी गया था रास्ते में, याद है आपको, जिन लोगों ने मूवी देखी, राइट, और तब वो बिल्ला है नहीं, वो कोलेटरल आर्टरी है नहीं, एंड देन द चांसेस ऑफ डेथ इज ऑलवेज देयर। अब सवाल आता है कि वो जो 5% लोग हैं जो मर जाते हैं, जिन जो डॉक्टर के पास भी नहीं गए फिर भी मर गए, और गए जो लोग, उनमें से कितने % मरे? 10। तो मतलब इट इज बेटर नॉट टू गो, लेकिन उनमें से भी 5% मरे। जो 5% लोग मर गए उनको ये बोला जाएगा अगर तुम वहां चले जाते तो, बोला जाएगा ना, और जो 10% वहां मर गए उनको बोला जाएगा थोड़ा और जल्दी आते जाते तो आप लॉजिक को सोचिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सबूत क्या कहता है। ये तो एक अपने अपनी भविष्यवाणी हो सकती है, अपने अपनी एस्टिमेशन हो सकती है, सबूत तो ये रहे, दिस इज द एविडेंस, राइट। कोरोनरी स्टील विल हैपन, एंड इन स्पाइट ऑफ कोरोनरी स्टील सम पीपल में बी सेव्ड। वो अपने आप, उनकी जो बिल्ला है वो ज्यादा लकी है, लेकिन अगर कोरोनरी स्टील ना हो, यानी कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो चांसेस है कि वो इंसान बच ही जाएगा, बिकॉज वो सेफ्टी मैकेनिज्म है। वैसे भी हमारे 50% जो हार्ट अटैक होते हैं वो साइलेंट वाले ही होते हैं, राइट। यानी कि वो ऐसे ही पता चलता है, देखते हैं कि आर्टरीज तो आपकी ब्लॉक्ड है, लेकिन आप जिंदा कैसे हैं, कि कोलेट्रल खुल चुके हैं उसके। तो जब कोलेट्रल खुल रहे होंगे, जब आर्टरी ब्लॉक हो रहे होंगे, दैट इज साइलेंट हार्ट अटैक। क्योंकि वो साइलेंट था, उसे पता ही नहीं था। जब पता नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ा ना, कि मुझे लग रहा है कोई इंट्यूशन तो होगी नहीं, तो वो बचे हुए हैं। लेकिन बाद में किसी और वजह से जा रहे हैं, और तब उनके इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पाया गया कि भाई इनका तो पहले से ही ऐसे, राइट। तो इस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक की डायग्नोसिस एक्सीडेंटली होती है, जब किसी और वजह से आप जाते हैं, क्योंकि साइलेंट है तो उस वजह से आप जाएंगे नहीं कभी। तो साइलेंट हार्ट अटैक पड़ते हैं वो सारे लोग बच जाते हैं। यही इस बात का प्रूव है कि वो कहीं गए नहीं और नहीं जाने से बच सकते हैं, राइट। और आंकड़ों के हिसाब से वो मैंने आंकड़े आपको कुछ दिखाए। अब एक सवाल आता है कि वो जो 5% जो फिर बिना गए भी मरे, उनके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे सामने हार्ट अटैक कोई हो जाए तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि हम कोलेट्रल आर्टरीज को सपोर्ट कर दें, और कि ताकि वो जल्दी खुल जाए, अपना काम जल्दी कर दे, ताकि उस पेशेंट का डिस्कंफर्ट को हम और कम कर दें, रिकवरी टाइम को और फास्ट कर दें। तो ऐसा हम बिना उसको कोलेट्रल आर्टरी को डिस्टर्ब किए कैसे उसको सपोर्टिंग एनवायरमेंट दे सकते हैं। हियर कैन बी योर कंट्रीब्यूशन, हियर कैन बी द ट्रेनिंग। तो इस बात को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस
इसमें एक बात आप समझ लीजिए जो आपको पता ही है हमारे सीएम के स्टूडेंट्स को, कि ये इस किताब में भी है, आपने ट्रेनिंग में बताया कि अधिकतर लोग जो जिनकी डेथ होती है हार्ट अटैक से, और वो 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये देखा गया है, अगर हार्ट अटैक आ गया तो मौत के चांसेस 2.5 गुना ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारा ब्लड प्रेशर कुदरती तेजी से बढ़ता है, 10 बजे तक पीक पे आ जाता है और फिर रात तक धीरे धीरे नीचे आता है। तो इस टाइम के बीच में अगर होगा तो उन्हीं में से ज्यादा डेथ होगी, अबाउट 2.5 टाइम्स। डिटेल तो ये किताब में है ही और किताब आप सबके पास है ही, राइट। लेकिन ये तो एक फैक्ट। करना क्या होगा, हालांकि हमने ट्रेनिंग में कुछ चीजें बताई हैं, कुछ चीजें आज बता देता हूं, कुछ चीजें आपको याद दिला देता हूं। करना यही होगा जो हमने ट्रेनिंग में लिया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी लाइव भी सुन रहे हैं मुझे और जो लोग बाकी गेस्ट आए हुए हैं, सबके लिए रिपीट करना कोई बुराई नहीं है। वो ये कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि हार्ट से पोस्चर, जो आपको पता ही है, ये सेकेंड हार्ट हम बोलते हैं, काफ मसल। ये काफ मसल इस हार्ट, प्राइमरी हार्ट के जब या सेकेंड हार्ट और प्राइमरी हार्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है तो उस कम डिस्टेंस से भी आपके हार्ट को सपोर्ट मिलता है और जिससे वो जो एंजाइना है, ऑनगोइंग पेन है, वो कम होने लगता है। तो इसके एविडेंसेस वगैरह पे तो पूरी एक किताब है, लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प। इस किताब का नाम है लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प। आप में से काफी लोगों के पास होगा भी, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। सेकेंड स्टेप, हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोलेटरल आर्टरीज अपना काम बेस्ट कैसे कर सकती है, कब कर सकती है, उसको क्या चाहिए होता है। जैसे आपके पास स्टेपनी पड़ी हुई है और टायर पंचर है, आप कब ये इसको लगा पाएंगे, जब आपके पास टूल्स होंगे तभी लगा पाएंगे ना। ठीक इसी तरह से कोलेटरल आर्टरी नीड्स अ टूल। तो वो टूल क्या है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसको अचीव करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे भी इस वक्त आपके और मेरे बॉडी में बन रहा है, बट उस वक्त थोड़ी ज्यादा एक झटका के लिए जो हमारे जो स्टेप 2 है, ये भी आपको पता है कि जिंजर, अदरक इतना बड़ा टुकड़ा लिया, अगर तो वो बेहोश नहीं हुआ तो वो चबाया जा रहा है, राइट। और अगर तो बेहोश हो गया तो मिर्ची का तेल आपने जीभ के नीचे डाला 2-3 बूंद, तो जिससे उसका बेहोशी से होश में आ गया तो फिर अदरक चबा सकता है। दिस इनहेंसेस द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। आंखों में आंसू आने लगेंगे और जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे, जब आप करके ऐसे भी खा के देखिएगा, आंखों से आंसू आएंगे, इतना तीखा होता है ना, और वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कम बात की मैंने, उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यूनिवर्सली दुनिया में बहुत सारे रिसर्च पेपर अब इस पे फोकस कर रहे हैं। ये हॉट वाटर इमर्शन जो कि कोई नई बात नहीं है। जब ये 42 डिग्री सेल्सियस, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में इसी तरह के होते हैं और ऑटोमेटिक है। इसमें जब आप अपने सेकेंड हार्ट यानी काफ मसल को जब डालते हैं, अभी तो मैंने जूते पहने, आप बाद में आप में से कोई आके ट्राई भी कर सकता है। तो जब डालते हैं यहां तक, जब काफ मसल्स पानी के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर, तो उससे पूरे बॉडी में वेजो डायलेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये जो होता है ये 30 मिनट्स के अंदर होता है, विद इन द 30 मिनट्स। और अगर वापस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर ये कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, आप इसको पढ़ेंगे तो इट कॉजेस प्रोटेक्शन इन द माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन। माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन, तो वो जो माइक्रो वेसल्स होते हैं उनको खोलने का काम करता है। इट ओपन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द कोलेटरल आर्टरी, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, इट हेल्प्स, इट इज अ प्रोटेक्टिव नेचर। कब, इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी टूल क्या है, ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन पे जैसे ही पैर डालेंगे आपके ब्लड वेसल खुलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन, इंजरी, राइट, मतलब जो इंजरी हुई है, हार्ट अटैक कोई इस ऐसे शब्दों से यूज करते हैं, तो तब उस इंजरी को उसी वक्त साथ साथ ही वो हील करने लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है 2020 का। तो इसके बाद इस पे ध्यान दिया कि जब हम पैर को ही पानी में डाला, 42 डिग्री सेल्सियस है, पानी गर्म है, तो उसमें ब्लड वेसल खुले, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ा, हार्ट सेल को अपना खाना पीना यानी कि ब्लड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो आपका हार्ट अटैक वहीं पे रिवर्स हो गया, हॉल्ट हो गया। वेरी सिंपल, राइट। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। ये तीनों स्टेप बड़े सिंपल है, घर पे कर सकते हैं। और इसमें इसी रिसर्च पेपर में ऐसे और भी दिखाता हूं, ये भी है, हम तो अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, तो वी नो अदरवाइज ऑल्सो। इसमें देयर इज नो व्हाटसोएवर साइड इफेक्ट, सिर्फ साइड बेनिफिट है। और साइड बेनिफिट क्या है, क्या क्या होता है
कि ये देखा गया कि ये आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब ये करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। अभी एक आप में से पूछ रही थी कि ये तो हमारे हस्बैंड डीआईपी डाइट में है लेकिन उनका बीपी नीचे नहीं आ रहा। तो ऐसा जो केस आपको पेशेंट मिले तो उनको आपको रिकमेंड करना है डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ऐसे बाल्टी सभी के घर में, वो घर पे कर सकते हैं, राइट। तो बीपी, लेकिन ये तब तक करते रहना, कुछ दिन तक करते रहना पड़ेगा, कम से कम मान लो 1 महीने से 3 महीना। तो ये आपके हार्ट को रीएडजस्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रीएडजस्ट करता है, और उसके बाद बीपी कंट्रोल में आ गया, डीआईपी डाइट तो ले रहे हैं, फिर इसको छोड़ देना है जब बीपी कंट्रोल में आ गया। तो बीपी को, जब बीपी डीआईपी डाइट से कंट्रोल ना हो रही हो तो क्या करें, ये एक सवाल, राइट। तब ये करें, क्योंकि कई बार आप में से अभी कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने बोला कि बहुत सारे कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट आप ही लोगों ने ठीक किए। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने बोला एक एक जगह हम अटक भी गए। अब मैं आपको अटक जहां जहां गए, जैसे एक पेशेंट अभी आया था आप में से कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट का, कि हाँ, तो कि भाई पेशेंट को जब डीआईपी डाइट में रखा तो उसकी हालत जो डिटोरेट हो रही थी वो तो रुक गई, लेकिन इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही। तो इंप्रूव करने के लिए क्या करना है उसको जरा देखिए यहाँ पे। कई बार जैसे डायबिटीज के पेशेंट 95% तो ठीक हो जाते हैं डीआईपी डाइट से, 5% फिर भी रह जाते हैं जो डीआईपी डाइट के बाद भी उनको इंसुलिन लेना पड़ता है ना। तो वो वाले पेशेंट के लिए क्या करना है कि इंक्लूड हाफ एन आवर ऑफ एनी टाइम हॉट वाटर इमर्शन। तो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ये बढ़ाएगा, जब ये बढ़ाएगा ऑन डेली बेसिस तो ब्लड शुगर भी नीचे आएगा। तो देखिए एक ही तीर से कई निशाने, आप एक ही चीज कर रहे हैं लेकिन कई निशाने उसके लग रहे हैं, इसको समझिए, राइट। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये कैसे कर पा रहा है कि इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने से जो इनर वेसल उसमें क्लींजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग अगर हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगे तो ज्यादातर बीमारियां इसी से कनेक्टेड है, वो ठीक होने लगती हैं, राइट। हार्ट का कई लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा घट गया है, कई लोगों को तो घटा नहीं होता, डॉक्टर समझा देते हैं कि घट गया है, और कई लोगों का सही में घट जाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स लगातार अगर 3 महीने हॉट वाटर इमर्शन रोज करते हैं आधे घंटे, तो हमने भी देखा है और स्टडीज में भी है, तो उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है, यानी कि उनकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। तो ये आप देखिए कि एक ही चीज से किस तरह से वो कई चीज ठीक हो रही है, राइट। या फिर ओवरऑल हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, या इवन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जैसे किसी को गैंग्रीन होने लगता है या ब्लॉकेजेस पैर में होने लगते हैं, तो तब भी यही इट वर्क्स। और यहां पे तो 12 हफ्ते का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि ये वाला ट्रायल वो है कि एक ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया और एक ग्रुप ने ये किया, तो ये असली ट्रायल है। तो यहां पे जिन ग्रुप ने ये किया वो ग्रुप जीत गई, वो लोग ठीक होने लगे, कई लोग पूरी तरह ठीक हो गए। यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में every day for 30 minutes, maybe for 12 weeks, that is approximately 3 months, 3 महीने में हमारा ब्लड पूरा नया हो जाता है। वो जब करेंगे तो याद रखिए जब ये कर रहे हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरी क्लींजिंग हो रही है, पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितनी सारी तरह की बीमारियां, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है, तो जितनी सारी बीमारियां हैं वो इन्हीं चीजों से तो कनेक्टेड है, राइट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड लाइक दिस। तो अब ये 2016 का कि पैसिव हीट थेरेपी द नेक्स्ट हॉट थिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इसको ये कंक्लूड किया गया कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, खासतौर के हार्ट हेल्थ के लिए, ये अपने आप में ये पूरी तरह से एक टूल है जो कि कर सकते हैं। तो दीज आर द एविडेंसेस, हम अपने हॉस्पिटल में करते रहते हैं, आप भी करते हैं। आप में से अभी एक आप में से स्टूडेंट मिली थी कि मेरे बच्चे को अभी हमने किया, आप तो करते हैं फीवर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि आप जब भी कभी फीवर हो तो आपने अपने पैर रखे या बच्चे के पैर रखे और फीवर गायब हो गया, वो तो आप करते ही आए हैं, राइट। लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो फीवर के साथ साथ काफी जगह है। तो आप में से जो लोग अभी पूछ भी रहे थे कि डीआईपी डाइट में एक इंप्रूवमेंट आने के बाद अब अटक गए और इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसका जो मेरा आंसर आज के लिए तो वो ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल, वो ये कि टाइम एज मेडिसिन, द फर्स्ट थिंग, कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है ब्रीफली कि 8 बजे सुबह से पहले कुछ मत खाओ और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, डिनर से पहले कर लो। ये नियम तो आप लगा ही देंगे, यूर स्टूडेंट, आपको पता है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। और इसके अलावा
हीट एज मेडिसिन, यानी कि लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जो बाल्टी वाला जो अभी तक बात कर रहे थे, उसको भी डीआईपी डाइट के साथ ऐड कर दीजिए। जब भी आपको ये दिखे कि ये वाले पेशेंट हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, ऑटोइम्यून पेशेंट हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे हो गया, राइट, या जो ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे पेशेंट हो, तो आप, या बीपी वाले पेशेंट जिनका फिर भी नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ डीआईपी डाइट, तो उनको आप बोल देंगे अच्छा आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट्स एवरी नाइट। नाइट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर रात को करते हैं तो नींद अच्छी आती है, राइट, रिलैक्सिंग फील होता है, फैटीग चला जाता है। तो एवरी नाइट आप कर लो और फिर 1 महीने बाद मिलना, कम से कम वो कुछ दिन करे, राइट, या 21 दिन बाद मिलना, तो उतने दिनों में एक टेंजेबल उनको बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रांग हथियार है, जिस तरह से आप बता भी रहे थे अभी कि डीआईपी डाइट से आपका भरपूर फायदा हुआ है, बहुत सारी दवाइयां छूट गई, ठीक हो गए। वैसे ही अगला स्टेज, इसके साथ इसको जोड़ दें जिसका इससे बेनिफिट नहीं हो रहा, जिसका इससे हो रहा है तो यहीं तक रहने दें, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो उनको रोज रात को करने के लिए भी थोड़ा मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो तो ठीक ही नहीं हो रहे उतना मुशक्कत तो वो कर ही लेंगे, और वो भी जिंदगी भर तो करना नहीं है। डाइट तो जिंदगी भर लेना है, ये तो तब तक लेना जब तक कि वो वाले सिम्टम गायब ना हो जाए या इंसुलिन डिपेंडेंसी गायब ना हो जाए, तभी तक करना है। वो कितना देर हो सकता है, वो ज्यादा ज्यादा 3 महीने हो सकता है, कम से कम 21 दिन हो सकता है, राइट। तो चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है, मान लो किसी को चेस्ट पेन है, एंजाइना है, तो जो पहले 3 स्टेप बोले, स्टेप 1 हार्ट से पॉस्चर, स्टेप 2 जिंजर, स्टेप 3 ये सिमल्टेनियस भी कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी गर्म पड़ा हुआ है तो इसी में सीधे पैर रख देगा, मुंह से जिंजर भी खा रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट मैंने आपको एविडेंस भी दिया, एविडेंस बेस्ड भी होगा एक तरह से।